नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। देश में आजादी में सत्याग्रह की बहुत बड़ी भूमिका रही। सत्याग्रह यानी सत्य का आग्रह। महात्मा गांधी ने सबसे पहला सत्याग्रह बिहार की धरती चंपारण से ही किया। अप्रैल 1917 में महात्मा गांधी नील किसानों के बुलावे पर चंपारण पहुंचे और इसके बाद जो हुआ वो भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। चंपारण सत्याग्रह सफल रहा और अंग्रेजों को झुकना पड़ा। बिना गोली, बिना लाठी और बिना किसी हिंसा के गांधी जी ने अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर कर दिया। अंग्रेजों को 3 कठिया प्रथा खत्म करना पड़ा और चंपारण के किसानों को नील की खेती से मुक्ति मिल गई। आइए पहले सत्याग्रह की कहानी आपको बताते हैं। चंपारण नाम सुनते ही जो चीज सबसे पहले हमारे जहन में आती है वो है सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह सही मायने में देश की आजादी के संग्राम में मील का पत्थर साबित हुआ। गांधी जी और उनके सत्याग्रहियों ने बिना हड़ताल, बिना हिंसा और बिना लाठी के साथ ही बिना गोली के सत्य का पहला प्रयोग सफल कर दिखाया। 1917 के बाद आजादी की लड़ाई ने जो रफ्तार पकड़ी उससे पहले कभी नहीं देखी गई। महात्मा गांधी पहली बार पूरे देश के राजनीतिक पटल पर उभर कर सामने आए। लेकिन सवाल है कि चंपारण सत्याग्रह हुआ क्यों और गांधी जी को चंपारण जाना क्यों पड़ा। उस वक्त पहला विश्व युद्ध चल रहा था। पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा हुआ था। इसी दौर में बिहार का चंपारण भी भीतर ही भीतर सुलग रहा था। सालों से गरीबी और मजबूरी की मार झेल रहे किसानों के लिए अब कुछ भी सह पाना बेहद मुश्किल हो गया। नील की खेती से वो तबाह हो चुके थे, लेकिन नील की खेती उनकी मजबूरी थी। चंपारण में नील की खेती होती थी, बहुत अच्छे क्वालिटी का नील बनता था, लेकिन दुनिया भर में नंबर 1 माना जाता था। लेकिन उसके चलते जो कॉन्ट्रैक्ट हुए किसानों के साथ, वो किसानों के लिए जानलेवा बन गए और किसानों को बहुत परेशानी, सारी खेती उससे तबाह होने लगी। और उसकी वजह ये थी कि वहाँ ज़मींदार कोई नहीं था। राजा जो हैं दोनों कोर्ट ऑफ वार्ड में चले गए थे, तो फिर अंग्रेज़ों ने ही ज़मींदारी ले ली। वही मिल मालिक, वही व्यापारी, वही सब कुछ करने वाले, तो इसलिए उन्हीं का शासन, तो उन्होंने परेशानी काफ़ी की। तो किसान उससे त्रस्त थे और तरह तरह से विरोध कर रहे थे। अंग्रेजों ने 3 कठिया व्यवस्था लागू कर दी थी। इसके तहत 1 बीघा में से 3 कट्ठे जमीन पर नील खेती करना जरूरी था। मुश्किलों की शुरुआत यहीं से हुई। बुआई के हर मौसम से पहले जमीन जमादार तय करते थे, यानी किसान जमीन के किस हिस्से पर नील बोएगा ये किसानों के हाथ में नहीं था। फसल की कीमत बेहद कम होती थी, लेकिन वो भी किसानों को नहीं मिलता था। मुआवजे की कोई व्यवस्था नहीं थी। उस वक्त चंपारण जिले में नील के 70 कारखाने हुआ करते थे और पूरे जिले पर इन कारखानों का प्रभाव था। 2 से 5 मील की दूरी पर बने इन कारखानों ने अपने अपने इलाके बांट रखे थे। जो कि किसान पहले अन्न उपजाते थे, उनसे जबरदस्ती ये नील की खेती कराने लगे। पहला विश्व युद्ध चल रहा था, तो अंग्रेजों को और पैसों की जरूरत थी। लिहाजा नील की खेती करने वालों पर और दबाव बनने लगा। अगर कोई किसान लगान देने से मना करता तो उसकी बेरहमी से पिटाई होती। जकड़बंदी इतनी ज्यादा थी कि घर घर की रिपोर्ट हो जाए, घर घर से वसूली हो जाए, हर किसी की पिटाई हो जाए, हर किसी को जेल हो जाए। माथा फोड़ना तो ऐसे था, हर कोठी के इर्द गिर्द लठैत रहते थे और वो लठैत उनके साथ चलते थे। और जहाँ कोई एक भी ढंग से सलाम न करे गिर के ज़मीन पे, तो 2 लाठी ऊपर से मार देते थे। अच्छा, वो लाठी के भी किस्से हैं कि कैसा लाठी, उसमें लोहे का ये जड़ा होता था ऊपर नीचे और हर गांठ पे,
और वो सिर पर पड़े तो सिर फूट जाता था और कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि वही मजिस्ट्रेट, वही कलेक्टर, वही मैनेजरों की तनख्वाह उस ज़माने में कलेक्टर से ज़्यादा होती थी, तो इसलिए उनका रुतबा और ज़्यादा था। और दूसरा ये है कि वो फ्री थे, उनको कोई कानून, कलेक्टर को तो कानून से चलना होता था, तो इसलिए मैनेजरों का जलवा बहुत ज़्यादा था, नीलों का जलवा बहुत ज़्यादा था। नील की खेती को लेकर चल रहे उत्पीड़न से किसान हद से ज्यादा परेशान हो चुके थे। दूसरी ओर चंपारण के रहने वाले राजकुमार शुक्ल नील की खेती करने के लिए मजबूर किसानों की दुर्दशा से परेशान थे। किसानों को इस परेशानी से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने देश के किसी बड़े नेता को यहाँ लाने की ठानी। पहले वह बाल गंगाधर तिलक के पास गए, फिर मदन मोहन मालवीय के पास गए, लेकिन इन दोनों ने ही स्वतंत्रता संग्राम में अपनी व्यस्तता का हवाला दिया और न आने की मजबूरी जता दी। राजकुमार शुक्ल इसके बाद महात्मा गांधी से मिले और चंपारण में आंदोलन का नेतृत्व करने का आग्रह किया। महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर चंपारण आए थे। इसके बाद जो हुआ वो भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। चंपारण महात्मा गांधी की प्रयोगशाला बन चुका था, जहां पर उन्होंने सत्य और अहिंसा पर अपने पहले प्रयोग किए। चंपारण में बापू सिर्फ अंग्रेजों से नहीं लड़े, बल्कि उन्होंने स्थानीय लोगों को गंदगी से लड़ने के लिए प्रेरित भी किया। चंपारण सत्याग्रह सफल रहा और अंग्रेज झुकने को मजबूर हुए, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नील की खेती और भारत में आजादी की लड़ाई का पुराना संबंध है। 1859 में भी बंगाल के किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी थी, जिसे इतिहास में नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसके बाद भी नील की खेती से जुड़े किसानों की परेशानी कम नहीं हुई। बंगाल से लेकर बिहार तक उनकी ये दुर्दशा बरकरार रही। चंपारण में हालात बहुत ज्यादा खराब थे, जिसके कारण राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को पत्र लिखकर चंपारण आने का न्योता दिया था। गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल का न्योता स्वीकार किया और चंपारण चले आए। आजादी के आंदोलन का पहला सत्याग्रह यानी कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में ना तो गोली चली, ना लाठी चली, ना जुलूस निकला और ना ही कोई बड़ी सभा हुई। फिर भी अंग्रेजों को झुकना पड़ा और सालों से चले आ रहे शोषण का अंत भी हुआ। परेशान किसान, बदहाल जनता और लोगों पर सरकारी टैक्स का बोझ। 10 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी जब बिहार पहुंचे तो उनके सामने ये 3 मुद्दे प्रमुख थे। चंपारण के लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बदहाल जनता को एक मसीहा की जरूरत थी जो उनके कष्ट हर सके। इधर गांधी अपने सत्याग्रह को आजमाना चाहते थे, यानी चंपारण को गांधी की जरूरत थी और गांधी को चंपारण जैसी परिस्थिति की, जहां से वह शोषण और हिंसा के खिलाफ अहिंसा का रण छेड़ सकें। इस किस्म से अहिंसक आंदोलन का पहला प्रयोग था। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में लड़ाई लड़ी थी और बहुत छोटे पैमाने पर लड़ी थी, लेकिन वो सिर्फ हिंदुस्तानियों की थी एक तरह से, तो उसकी कई सीमाएं थी। चंपारण में पहली बार जमीन पे आंदोलन आया, फिर पहली बार अहिंसक जो सत्याग्रह का प्रयोग है उनका, वो उस पूरे गांधी मानते हैं कि बड़े शुद्ध ढंग से हुआ। मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बनने की शुरुआत चंपारण सत्याग्रह से ही हुई। मोहनदास करमचंद गांधी ने यहीं से महात्मा बनने का रास्ता तय किया। गांधी जी को उस वक्त का भारत कम ही जानता था, लेकिन उनके आने की खबर पाकर हजारों किसान उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। किसान रो रो कर अपनी समस्याएं गांधी जी को बताने लगे। उधर अंग्रेज अफसर हरकत में आ गए। तुरंत पुलिस को भेज दिया गया। पुलिस सुपरिटेंडेंट ने गांधी जी को जिला छोड़ने का आदेश दे दिया, लेकिन गांधी जी और उनके साथी किसानों को इंसाफ दिलाने की ठान चुके थे। नहीं, गांधी ने नहीं चुना, चंपारण ने उनको चुना। ये कहना गलत होगा, क्योंकि चंपारण के लोग उनको पकड़ के ले आए। लेकिन गांधी जब चंपारण पहुंचे तो उनको लग गया कि ये जगह ऐसी है जिसमें हम अपने सारे प्रयोग कर सकते हैं।
तो इसलिए उन्होंने बड़ी आसानी से जो भी बड़े नेता आना चाहते थे उनको रोक दिया। लोगों को कहा कि इसको कांग्रेस का प्रचार मत बनाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करो, भाषण मत दो। स्वामी सत्यव्रत आए, आज समाज के बड़े नेता थे, तो उनको हिंदी प्रचार के लिए दक्षिण भेज दिया। तो गांधी ने किसी बड़ी पर्सनालिटी, पूरे 10 महीने करीब आंदोलन चला, उसमें सिर्फ 7 प्रेस रिलीज गांधी ने जारी किए और पत्रकारों से, अखबार के एडिटरों को चिट्ठी लिख के कहा कि आप अपना आदमी मत भेजिए, मैं जब जरूरत होगा तो आपको संदेश दूंगा। गांधी जी ने जिला छोड़ने से मना कर दिया। इसके बाद गांधी जी को जेल भेज दिया गया। 18 अप्रैल 1917 को कोर्ट में उनकी पेशी हुई। गांधी जी ने मजिस्ट्रेट के सामने साफ साफ कह दिया कि वो जांच पूरा होने तक चंपारण नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए उन्हें जो भी सजा मिले वो भुगतने को तैयार है। गांधी जी की निडरता से मजिस्ट्रेट तक हिल गए। जैसे ही ये खबर अखबारों की सुर्खियां बनी, अंग्रेजी हुकूमत को गांधी जी के आगे झुकते हुए मुकदमा वापस लेना पड़ा। के लोग आके बैठते थे जहां ये गवाहियां होती थी, तो लोग डरते थे उनसे। तो गांधी ने उनके डर को हटाने के लिए कई तरह के काम किए। तो एक सबसे दिलचस्प काम ये हुआ कि जब गांधी मुकदमा जीत गए अपना वहां, तो कलेक्टर ने उनसे कहा कि हम भी आपसे सहयोग चाहते हैं कि आप हमको सहयोग करिए। तो गांधी ने कहा कि मैं तो चिट्ठी लिख के आपसे सहयोग मांग रहा था, आप ही लोगों ने हमको भगाया। तो फिर उसने कहा कि आपको क्या चाहिए? तो गांधी ने कहा, यार यहाँ उठने बैठने में बड़ी दिक्कत होती है, हमको कुर्सी टेबल चाहिए, कि हमको 2 कुर्सी और 1 टेबल दे दो कि जिसकी गवाही लें उसको बैठाएं और खुद इस पार बैठ के लिखें। तो कलेक्टर ने कहा कि 2 नहीं, आपको 3 कुर्सी देंगे, क्योंकि हम भी बैठेंगे या हमारा कोई और आदमी आ जाएगा कि आप क्या करते हैं ये देखा जाए। गांधी ने कहा कोई अच्छी बात है, 3 कुर्सी दीजिए। तो एक बैलगाड़ी पे 1 टेबल और 3 कुर्सी लाद के आ गया। अब वो जहाँ जहाँ गवाहियाँ होती थी वो बैलगाड़ी वहाँ जाती थी और वहीं खड़ी रहती थी। उस पर बजाबता लिखा हुआ रहता था कि ये शासन का सहयोग है। जो आए वो देख के हंसे कि बताइए यही शासन। नहीं, गांधी ने नहीं चुना, चंपारण ने उनको चुना। ये कहना गलत होगा क्योंकि चंपारण के लोग उनको पकड़ के ले आए। लेकिन गांधी जब चंपारण पहुँचे तो उनको लग गया कि ये जगह ऐसी है जिसमें हम अपने सारे प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने बड़ी आसानी से जो भी बड़े नेता आना चाहते थे उनको रोक दिया। लोगों को कहा कि इसको कांग्रेस का प्रचार मत बनाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करो, भाषण मत दो। स्वामी सत्यव्रत आए, आज समाज के बड़े नेता थे, तो उनको हिंदी प्रचार के लिए दक्षिण भेज दिया। तो गांधी ने किसी बड़ी पर्सनालिटी, पूरे 10 महीने करीब आंदोलन चला, उसमें सिर्फ 7 प्रेस रिलीज गांधी ने जारी किए और पत्रकारों से, अखबार के एडिटरों को चिट्ठी लिख के कहा कि आप अपना आदमी मत भेजिए, मैं जब जरूरत होगा तो आपको संदेश दूंगा। यह सत्य की जीत थी। अब गांधी और सत्याग्रही खुलकर गांव-गांव जाने लगे। चंपारण सत्याग्रह की दूसरी सबसे बड़ी जीत तब हुई जब प्रांतीय सरकार ने भी किसानों पर अत्याचार को लेकर जांच समिति बना दी, जिसे चंपारण एग्रेरियन कमेटी नाम दिया गया। गांधी जी को भी समिति में जगह मिली। इस समिति की अनुशंसा पर करीब 100 साल पुरानी 3 कठिया प्रथा कानूनी तौर पर खत्म कर दी गई। यही नहीं, किसानों से जबरन वसूली गई राशि का 25% वापस भी किया गया। एक कहानी ये है सुबह की कि कोई गोरा उनको बार बार गाली देता था और ये कि ये बुढ़ा घिरा रहता है लोगों से, अगर अकेले में मिले तो मैं इसको गोली मार दूंगा। तो गांधी 4 बजे सुबह उठ के उसके दरवाजे पे चले गए और जाके खबर दिलवाई कि मैं अकेले आया हूँ, उसको बोलो कि आके गोली मार दे। तो वो जब निकला और उसने देखा कि गांधी खड़े हैं सुबह सुबह दरवाजे पे, वो सीधा उनके पैरों पे गिर गया। तो इस तरह से गांधी ने वहां जादू किया। तब चंपारण के किसानों से 46 तरह के कर वसूले जाते थे, लेकिन महात्मा गांधी ने सत्याग्रहियों के साथ मिलकर बिना हड़ताल और बिना हिंसा के सत्याग्रह के पहले प्रयोग को सफल करके दिखाया। इसके बाद आजादी की लड़ाई ने जो रफ्तार पकड़ी, वो आजादी मिलने तक जारी रही। मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बनने की शुरुआत
चंपारण सत्याग्रह से ही हुई। यहीं पर गांधी जी ने भारतीय समाज और लोगों की मुश्किलों को जाना और परखा भी। पहली बार इस सत्याग्रह में किसान आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन की धारा मिलकर एक हो गई और जब चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ तो कई लोग इस आजादी के आंदोलन में जुट गए। लोगों को पहली बार लगा कि बिना हिंसा और लाठी के भी व्यवस्था को बदला जा सकता है। फिर क्या था, देश में एक ऐसी अलख जगी कि अंग्रेजों को भारत छोड़कर भागना ही पड़ा। यही नहीं, गांधी जी ने कुछ देशवासियों को कई ऐसे संदेश दिए जो आज भी प्रासंगिक हैं। उन्नीस 1917 के बाद महात्मा गांधी पूरी तरह आजादी के आंदोलन से जुड़ गए और पूरे देश में राष्ट्रीय आंदोलन का माहौल बन गया। चंपारण के बाद खेड़ा फिर असहयोग आंदोलन ने देश की दिशा बदलकर रख दी, यानी आजादी के लिए बाकी संघर्ष की शुरुआत चंपारण में ही हुई थी। बाद में भी गांधी बार बार चंपारण को सिर्फ इसलिए याद करते हैं कि मेरे प्रयोगों में इतनी शुद्धता कभी नहीं रही। खेड़ा वगैरह के बारे में, अहमदाबाद के आंदोलन के बारे में वो मानते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं सत्याग्रह का, सच्चाई का जो एलिमेंट है वो कुछ कंप्रोमाइज्ड हुआ, लेकिन चंपारण में एकदम नहीं हुआ। जो जो उन्होंने कहा किसानों ने पूरी तरह से माना, तो इसलिए गांधी उसको ज़्यादा शुद्ध मानते थे, उसका ज़्यादा असर इसीलिए भी हुआ। और सारा देश इंतजार कर रहा था एक तरह से कि कोई ऐसा तरीका आए, और देश ही नहीं, अब तो लगता है कि वो दौर दुनिया में सबसे वायलेंट था। विश्व युद्धों के बीच का पीरियड जो है वो सबसे वायलेंट दौर था, तो उसमें अहिंसक हथियार कोई बना के और अन्याय की लड़ाई लड़े, उसका इंतजार सारी दुनिया कर रही थी। और गांधी ये हथियार लेके आए और चंपारण में पहली बार उन्होंने प्रयोग किया, तो इसलिए वो ज़्यादा सफल हुआ। मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बनने की शुरुआत चंपारण सत्याग्रह से हुई। गांधी जी ने यहीं भारतीय समाज और लोगों की मुश्किलों को जाना, परखा। गांधी जी समझ चुके थे कि स्वराज की लड़ाई एलीट क्लास की लड़ाई से भिन्न होगी। यही वजह है कि उन्होंने समाज को निर्भय बनाया और आर्थिक गुलामी से मुक्ति की दिशा में खादी ग्राम उद्योग का प्रयोग किया। जैसे सच्चाई इस पैमाने पे आएगी तो सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, इन सब चीज़ों का प्रयोग गांधी ने पहली बार किया, तो इसलिए उसका महत्व है। और फिर उसके साथ रचनात्मक कार्यक्रम, उसके बगैर ये अधूरा रहता है। लोगों का इन्वॉल्वमेंट और लोगों की तरक्की सीधे हमारे बस में जितना हो उतना करें। नील के खेतों में बदन जलाती औरतों और बच्चों को उनका हक मिल गया। अंग्रेज देश छोड़कर चले गए, लेकिन चंपारण शोषण और उपनिवेशवाद से मुकाबला करने की पाठशाला के तौर पर आज भी याद किया जाता है। गांधी सिखाते हैं कि किस तरह अहिंसक आंदोलन मजबूत से मजबूत शासकों को झुकने के लिए मजबूर कर देते हैं। लेकिन चंपारण का एक सबक यह भी है कि इंसान की पहली लड़ाई अपने आप से और अपने आसपास के वातावरण से है। गांधी जी स्वच्छता और साफ सफाई पर जोर देते थे। चंपारण सत्याग्रह के 100 साल से भी ज्यादा समय के बाद गांधी जी का संदेश लोगों को राह दिखा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंपारण की धरती से स्वच्छता का संदेश देकर उस दिशा में एक कदम और बढ़ाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।
जामुन कठोर परिश्रम चल रहा है। देश के कोटि कोटि जनों के सुझाव लिए जा रहे हैं और हमने देशवासियों से सुझाव मांगे और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे देश के करोड़ों नागरिकों ने विकसित भारत 2047 के लिए अनगिनत सुझाव दिए हैं। हर देशवासी का सपना उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है, हर देशवासी का संकल्प उसमें झलकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे परिवारजन, आज वो शुभ घड़ी है जब हम देश के लिए मर मिटने वाले, देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले, आजीवन संघर्ष करने वाले, फांसी के तख्त पर चढ़कर के भारत मां की जय के नारे लगाने वाले अनगिनत आजादी के दीवानों को नमन करने का ये पर्व है, उनका पुण्य स्मरण करने का पर्व है। आजादी के दीवानों ने आज हमें आजादी के इस पर्व में स्वतंत्रता की सांस लेने के लिए सौभाग्य दिया है। यह देश उनका ऋणी है। ऐसे हर महापुरुष के प्रति हम अपना श्रद्धा भाव व्यक्त करते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जो महानुभाव राष्ट्र रक्षा के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए पूरी लगन से, पूरी प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा भी कर रहे हैं, देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास भी कर रहे हैं। चाहे वो हमारा किसान हो, हमारा जवान हो, हमारे नौजवानों का हौसला हो, हमारी माताओं बहनों का योगदान हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, अभावों के बीच भी स्वतंत्रता के प्रति उसकी निष्ठा, लोकतंत्र के प्रति उसकी श्रद्धा, ये पूरे विश्व के लिए एक प्रेरक घटना है। मैं आज ऐसे सभी को आदरपूर्वक नमन करता हूं। प्यारे देशवासियों, इस वर्ष और पिछले कुछ वर्षों से प्राकृतिक आपदा के कारण हम सबकी चिंता बढ़ती चली जा रही है। प्राकृतिक आपदा में अनेक लोगों ने अपने परिवारजन खोए हैं, संपत्ति खोई है, राष्ट्र ने भी पारावार नुकसान भोगा है। मैं आज उन सब के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि यह देश इस संकट की घड़ी में उन सब के साथ खड़ा है। मेरे प्यारे देशवासियों,
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। सीएम ने कहा कि केंद्रीय बजट में बिहार को बड़ा हिस्सा मिला है। विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन और बाढ़ नियंत्रण को लेकर करोड़ों रुपए की राशि का ऐलान किया गया है। इस मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष आर्थिक सहयोग की मांग हम लोग करते रहते हैं। अब वही लोग अभी बोलते रहता है, पहले कभी किए नहीं। अरे हम लोग तो 10 से आंदोलन कर रहे थे, और जब कांग्रेस का था सबको कितना देखा आकर के, उसके बाद भी नहीं किया। तो कोई कुछ किया है? नहीं किया। अब आजकल कुछ बोलते रहता है। खैर, हम लोगों ने तो कहा कि विशेष राज्य का दर्जा या विशेष आर्थिक सहायता सहयोग की मांग करते रहे। तो मुझे खुशी है कि अब केंद्र सरकार ने इस बार के बजट में विशेष आर्थिक सहायता के रूप में, जरा जान लीजिए, सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण आदि के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आशा है कि भविष्य में भी बिहार को इसी तरह आवश्यकता अनुसार सहयोग मिलता रहेगा। तो हम लोग तो काम करते रहते हैं, केंद्र सरकार का सहयोग है, सब कुछ मिलता रहेगा, ये हम आग्रह करेंगे। जान लीजिए, सब काम होता रहेगा। और यहां रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम जरा आजादी के पहले के वो दिन याद करें। सैकड़ों साल की गुलामी, हर कालखंड संघर्ष का रहा। युवा हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, महिला हो, आदिवासी हो, उन्होंने गुलामी के खिलाफ जंग लड़ते रहे, अविरत जंग लड़ते रहे। इतिहास गवाह है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम, जिसको हम याद करते हैं, उसके पूर्व भी हमारे देश के कई आदिवासी